तो आदर्श की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी थी विविधता के बारे में, और विविधता के अलग अलग टॉपिक को हमने देख लिया था। जिसके अंदर पहला हमने चर्चा की ग्रामीण, जननद्रव्य, पादप पुनर्स्थापन, संकरण, उत्परिवर्तन, बहुगुणिता और आनुवंशिक अभियांत्रिकी। ये सारे जो टॉपिक थे हमने लाइन से देख लिए थे, और इसी की दूसरी चरण में आज जो आने वाली फसलों के चयन के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो किसान फसलों का उत्पादन करते हैं और उनका चयन किस प्रकार से किया जाता है। मैंने NBTGR की चर्चा की थी, नेशनल बायोलॉजिकल प्लांट जेनेटिक रिसर्च सेंटर के बारे में, जिसका जो मुख्यालय मैंने बताया था नई दिल्ली में स्थित है। और NBTGR के द्वारा ही चयन की प्रक्रियाओं का एक समाकलन बायोडाटा तैयार करके किसानों तक भेजा जाता है, जिसमें उन्होंने अपना एक डाटा बेसिक थ्योरी तैयार कर रखी है। और वो कहते हैं कि किसान उन्हीं फसलों का चयन करे जिनके अंदर तैयार किए गए उत्पाद सामान्य जो उत्पाद होते हैं उनसे 70% उपजाऊपन रखे। यानी कि जब बीज बैंक इन्हीं बीजों का निर्धारण करता है तो उन बीजों के चयन प्रक्रिया में इसी 70% थ्योरी को ध्यान में रखा जाता है और फिर चयन की प्रक्रिया का आरंभ किया जाता है। फिर आता है हमारा एक प्रोसेस मूल्यांकन की। मूल्यांकन सभी लोग जानते हो कि जांच एक किसी फसल को चयन करने के बाद उसका मूल्यांकन जरूरी होता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो चयन ही जरूरी नहीं है, क्योंकि चयन के बाद भी कुछ बीज और कुछ फसलें ऐसी होती है जिनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। और NBTGR की एक जो रिसर्च टीम है वो इनके ऊपर ध्यान रख करके अपना मूल्यांकन करती है, और मूल्यांकन में जो पादप और जो बीज पास होते हैं उन्हीं को आगे दिया जाता है। और इसका आखिरी स्टेप आता है वितरण का। वितरण का अर्थ आप जानते हो बांटना होता है। किसानों के तक जो बीज पहुंचते हैं वो वितरण की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, और वितरण की प्रक्रिया भी NBTGR के द्वारा तैयार किए गए रिसर्च सेंटर के द्वारा होती है। ये रिसर्च सेंटर क्या करते हैं, जिले के हिसाब से वहां पर अपने कृषि बीज केंद्र हो गए, कृषि पादप केंद्र हो गए, उनको स्थापित करते हैं और वहां पर चयनित किए गए इन्हीं बीजों एवं पादपों को भिजवाते हैं, जो धीरे धीरे किसानों तक पहुंचते हैं। तो ये हो गया हमारा वितरण तक का। अब बात आती है कि हमने इन सभी चीजों की थोड़ी थोड़ी इनकी परिभाषा देख ली है। अब हम इनको डिटेल में जानेंगे कि जो ग्रामीण है, हमने आपसे इसकी परिभाषा बता दी। मैंने पिछले वीडियो में इसको रिपीट किया था, आप जानते होंगे। दो फसलें, यानी कि एक तो जंगली और एक होगी आपकी कृषिगत फसलें। जब इन दोनों को एक साथ फील्ड में उगाया जाता है तो वो जो क्रिया होती है वो ग्रामीण कहलाती है। इस चीज को आप क्लियर कर लो। जननद्रव्य की डेफिनेशन भी इन्हीं से जुड़ी हुई है। ग्रामीण की क्या थी, जंगली फसलों के साथ साथ कृषिगत फसलों की खेती करना ग्रामीण कहलाता है। और जननद्रव्य क्या है, इन दोनों के अंदर उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ को सामूहिक रूप से जननद्रव्य कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामीण के आधार पर वर्ण। अब वर्ण क्यों पहले समझना होगा, वर्ण क्या होता है। देखिए, इसको आप एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो वर्ण का अर्थ है भिन्नता, यानी कि इनके अंदर क्या क्या बदलाव है, क्या क्या इनमें चीजें भिन्न हैं। तो ग्रामीण के आधार पर वर्ण है दो भागों में बंटे हुए। पहला तो है प्राकृतिक वर्ण और दूसरा है कृत्रिम वर्ण। तो आप समझो इस चीज को। प्राकृतिक का अर्थ क्या है, जो नेचुरली जो भिन्नताएं पादपों के अंदर आती है, और कृत्रिम आप जानते हो किसी यानी कि जो ह्यूमन हो गए, जो मानव है, जो खेतों में जाते हैं, मानव उनके ऊपर कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, तो उनके द्वारा जो भिन्नताएं होती है। तो आप डेफिनेशन क्या करोगे प्राकृतिक वर्ण की वह क्रिया जो प्रकृति के द्वारा कीट, जलवायु, सूर्य की किरणें, हवा, ये सब मिलकर के फसलों में भिन्नता उत्पन्न करती है, तो वो चीज कहलाती है आपका प्राकृतिक वर्ण। और इसी के अपोजिट कृत्रिम वर्ण क्या होगा कि जब पादपों के अंदर भिन्नता किसी मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा आती है। अब मानव क्रियाकलाप कौन से हो गए, खेतों में फसलों के ऊपर कीटनाशकों का छिड़काव करना, उसी के अतिरिक्त वहां पर खाद डालना, या मानव का फसलों के साथ इंटरेक्ट होना, ये सारी क्रियाएं मानव के द्वारा की जाती है, तो वो कहलाता है कृत्रिम वर्ण। ठीक है, तो ग्रामीण के आधार पर, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल ही कि ग्रामीण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप क्लियर कर लो, 2 प्रकार के, प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण। ठीक है, प्राकृतिक प्रकृति के द्वारा किया जाएगा और कृत्रिम वर्ण उसके अंदर जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो इंटरेक्ट होंगे फसलों के साथ में। तो ये होते हैं वर्ण। इसके बाद में
में हमारा टॉपिक आता है जनन द्रव्य। ठीक है, जनन द्रव्य की मैं डेफिनेशन बार बार क्लियर कर चुका हूं। जंगली फसल और कृषिगत फसलों के अंदर उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ सामूहिक रूप से जनन द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पर क्लियर है। अब जनन द्रव्य के अंतर्गत कई किस्में सम्मिलित की गई हैं, एक तो देसी किस्में और एक है विदेशी किस्में। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि देशी और विदेशी किस्मों में क्या अंतर है। ध्यान दो आप सभी, देसी किस्में और विदेशी किस्में, विदेशी किस्में। तो आप इन चीज़ों को एक सिंपल सी डेफिनेशन से समझ सकते हो कि देसी किस्म वह किस्म होती है जिनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध का अर्थ क्या है, मैंने एनबीपीजीआर का बार बार जिक्र किया है। अब एनबीपीजीआर का काम है योजना बनाना ताकि फसलों के अंदर सुधार हो। जब कोई फसल का उत्पादन एनबीपीजीआर की क्रियाओं के आधार पर किया जाए या एनबीपीजीआर के अंतर्गत किया जाए, वे जो किस्में होती हैं वो देसी किस्में कहलाती हैं। और इसी के अपोजिट विदेशी किस्में कौन सी होंगी, जब किसी किस्म का निर्माण बिना किसी योजना के किया जाए। ध्यान रखना, इतना ही अंतर है, एक योजनाबद्ध तरीके से होगी और दूसरी बिना योजना के होगी, तो वो किस्में क्या कहलाती हैं, विदेशी किस्में कहलाती हैं। तो आप इन दोनों डेफिनेशन को एकदम इजीली समझ सकते हो। ये 1 नंबर की आती है, आप यहाँ से अपना जो 1 नंबर है वो कंफर्म कर सकते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। ये छोटी छोटी गलतियाँ कई बार कर देते हैं बच्चे, क्या करते हैं, इनको उल्टा लिख देते हैं। तो आप इनको ध्यान रखना और ध्यान से देखना, देसी किस्में योजनाबद्ध तरीके से और विदेशी किस्में बिना योजनाबद्ध तरीके से उगाई जाती हैं। तो इसी के बाद में आपकी आती हैं प्रजनन लाइनें। ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर। और प्रजनन लाइनें, प्रजनन कार्यक्रम मैंने बताए थे, आप उन सब के बारे में जानते हो। देखिए, प्रजनन कार्यक्रम क्या होते हैं, विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा पादपों के अंदर नई किस्मों को विकसित करना। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर है। अब लाइनें क्या होती हैं ये ध्यान दो कि प्रजनन कार्यक्रम के द्वारा, प्रजनन कार्यक्रम के द्वारा किसी खेत में या जो भी फील्ड है वहां पर एक कतार में पादपों की उत्पत्ति करना। लाइन का अर्थ क्या है, ये देखिए आप इसको मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूं। इस तरह से जब फसलों को एक साथ लगाया जाता है तो ये एक कतार का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये एक कतार का निर्माण करते हैं और ये कतार जब किसी प्रजनन कार्यक्रम के द्वारा तैयार की जाती है ना, तो इसको कहा जाएगा प्रजनन लाइनें। ठीक है, प्रजनन लाइनें, इनको कहा जाएगा प्रजनन लाइनें। अब बात ये आती है कि जो ये प्रजनन लाइनें हैं, इनका महत्व क्या है। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि प्रजनन कार्यक्रम के द्वारा जब पौधों को तैयार करते हैं ना, तो वो सारा का सारा डाटा एनबीपीजीआर के पास जाता है। और जो एनबीपीजीआर है वो उनके ऊपर अपने रिसर्च करता है कि मान लो मैंने आपको आइरिस दुर्भिक्ष के बारे में बताया था। आइरिस दुर्भिक्ष क्या था, उसमें जो आलू की फसल थी वो एक महामारी के द्वारा पूरी तरह तबाह हो गई थी आयरलैंड में, जिसके कारण वहां पर जो आलू की खेती थी वो इतनी प्रभावित हुई कि 2 साल तक उस देश में आलू की कमी रही, लोगों को वो मिला नहीं वहां पे। तो इस तरह की घटनाएं किसी और देश में न हो, तो एनबीपीजीआर क्या करता है, तैयार किए गई फसलों को, रिकॉर्ड को देख करके जितने भी रोग फसलों में आते हैं उनके लिए टीके तैयार करता है, उनके लिए जो केमिकल्स होता है जिनको हम दवाइयां बोलते हैं वो तैयार करता है ताकि उनके ऊपर छिड़काव हो। तो ये सारा डाटा वो लेकर के महामारी रोकने में, फसलों की ज्यादा वृद्धि करने में और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को जो अनाज है वो पूरी तरह से मिल सके, उनकी आपूर्ति पूरी हो, ये सारा काम प्रजनन लाइनों के द्वारा संभव किया जाता है। अब आपके आता है जंगली प्रारूप। ध्यान दो, जंगली प्रारूप क्या होता है, फसलें उगती है उनका एक तो होता है कृषिगत प्रारूप। कृषिगत प्रारूप यानी कि खेतों के अंदर केवल कृषिगत फसलें उगाना। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब कृषिगत फसलें मैंने बता दी, गेहूं, चावल, बाजरा, ग्वार, ये सारी कृषिगत फसलें हैं। और जंगली फसल मैंने चर्चा की थी, अदरक, लहसुन, मशरूम, ये सारी क्या है, जंगली फसलें। जब किसी जंगली क्षेत्र को खेत में बदल करके वहां पे कृषि की जाती है तो वो उस कृषि का जंगली प्रारूप कहलाता है। जब जंगल को कृषिगत क्षेत्र में बदलकर, कृषिगत क्षेत्र में बदलकर वहां कृषि की जाए, वहां कृषि की जाए
तो वो कृषि का जंगली प्रारूप कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कृषि का जंगली प्रारूप कहलाता है। और तीसरा आपका है आनुवांशिक स्टॉक। तो स्टॉक से आप समझ सकते हो संग्रहण करना, ठीक है। आनुवांशिक स्टॉक क्या होगा? आनुवांशिक मैंने बताया था एक जेनेटिक रीजन से किसी शब्दों को जहां पर जनन द्रव्य या जनन कार्य किए जाए वो आनुवांशिकता का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फसलों की, तो वहां पर क्या होगा? विभिन्न प्रकार की फसलों को उगा करके एक ही जगह पर उन्हें एकत्रित करना, विभिन्न फसलों को उगा करके एक ही जगह पर एकत्रित करना, वो उन फसलों का आनुवांशिक स्टॉक कहलाता है। क्योंकि सब लोग जानते हो फसलों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ मौजूद रहते हैं जो गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं। यानी कि अगर एक फसल के अंदर कोई गुण है, अच्छा है कि उसकी वृद्धि ज्यादा हो रही है, तो वो उससे उत्पन्न होने वाले बीजों में भी वो गुण रहेगा। ये सारा काम इन्हीं आनुवांशिक पदार्थों के द्वारा किया जाता है। तो फसलों में भी आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं जनन द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में। हमने जनन द्रव्य को समझ लिया, जनन द्रव्य के अंतर्गत आने वाली लाइनों को भी समझ लिया। ये जो मैंने बताई है ना, प्रजनन लाइनें, जंगली प्रारूप, आनुवांशिक स्टॉक, ये सारी की सारी जनन द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। अब जनन द्रव्य का वर्गीकरण करते हैं। जनन द्रव्य को हम एक तो फसल के आधार पर और दूसरा है स्थान के आधार पर, इन दो आधारों पर बांट सकते हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि फसल के आधार पर जनन द्रव्य कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ध्यान देना, मैंने अब कई बार पाठ के शुरू से मैं चर्चा करता हुआ आ रहा हूं कि फसलों को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जंगली और कृषिगत। ग्रामीण भी दो चीजों पे ऊपर डिपेंड है, जंगली किस्में और कृषिगत किस्में। जनन द्रव्य भी दो ही चीजों पर डिपेंड है, एक तो जंगली किस्म और एक है कृषिगत किस्म। तो जनन द्रव्य का वर्गीकरण भी कितने भागों में किया जाएगा? दो भागों में, एकदम क्लियर है ये चीज। एक तो कृषिगत जनन द्रव्य, दूसरा जंगली जनन द्रव्य। अब आप इनके अंदर लिखोगे क्या? पहली चीज आप पकड़ लो, कृषि जनन द्रव्य क्या होता है? कृषि जनन द्रव्य क्या होता है, इस चीज पे ध्यान दो कि जब कृषिगत फसलों में से आनुवांशिक पदार्थ को निकाला जाए तो उसे कृषि जनन द्रव्य कहा जाता है। देखिए ध्यान देना, जब कृषिगत फसलों में से आनुवांशिक पदार्थ अलग किया जाए तो उसे कृषि जनन द्रव्य कहा जाता है। ये चीज को नोट कर लेना आप, अलग किया जाए तो उसे कृषि जनन द्रव्य कहा जाता है, ठीक है इतना। अब आगे देखिए, इसी के विपरीत होगा आपका ये जंगली जनन द्रव्य। इसको आप उसके विपरीत कर दो कि जब जंगली फसलों में से जनन द्रव्य को अलग किया जाए या आनुवांशिक पदार्थ को अलग किया जाए तो उसको जंगली जनन द्रव्य कहा जाता है। ये चीज आप क्लियर कर लो। केवल चेंज कहां पर आया, बाकी डेफिनेशन तो हूबहू रहेगी, बस यहां पर चेंज कर दो। जब यहां पर कृषिगत है तो यहां पर जंगली आ जाएगा। जंगली फसलों में से आनुवांशिक पदार्थ अलग किया जाए तो उसे जंगली जनन द्रव्य कहा जाता है। तो ये तो हो गया फसल के आधार पर जनन द्रव्य का क्लासिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं स्थान के आधार पर जनन द्रव्य कितने प्रकार का होता है। तो ये भी होगा दो भागों में बंटा हुआ, एक तो देशी जनन द्रव्य और दूसरा है इसका विदेशी जनन द्रव्य। तो इनके नाम से इनकी डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाती है, हम आसानी से समझ सकते हैं। देशी का अर्थ क्या है? हमारे देश का। देशी का अर्थ क्या है? हमारे देश का। और विदेशी आउट ऑफ कंट्री यानी कि बाह्य देशों का। तो आप इनकी परिभाषा को किस प्रकार लिखोगे? देशी जनन द्रव्य क्या होते हैं? वह जनन द्रव्य जब उसे देश में उगाई गई फसलों में से ही प्राप्त किया जाए तो उसे देशी जनन द्रव्य कहा जाता है। एकदम सिंपल है। देशी जनन द्रव्य क्या होगा? जब देश के अंदर उगाई गई फसलों में से ही आनुवांशिक पदार्थ को प्राप्त किया जाए तो उसको देशी जनन द्रव्य कहते हैं। और विदेशी इसी के अपोजिट हो जाएगा कि जब देश के बाहर से फसलों को लाया जाए और उन फसलों में से आनुवांशिक पदार्थ को निकाला
निकाल लिया जाए तो उनको विदेशी जन्म द्रव्य कहा जाता है। अब हमारे मन में एक सवाल उठता है कि देश की फसलों में से तो NBPGR निकाल लेता है, आप सब लोग जानते हो NBPGR ये क्या करता है, आनुवांशिक स्टॉक को अलग कर लेता है। और इसका कारण भी मैंने बता दिया, ताकि फसलों के अंदर महामारी ना फैले। महामारी बंगाल के अंदर फैली थी, आप सब लोग जानते हो। उस समय क्या हुआ था, पूरी की पूरी चावल की फसल बर्बाद हो गई थी और 1 वर्ष तक जो बंगाल था वो दूसरे राज्यों से चावल को इंपोर्ट कर रहा था अपने राज्य में। तो उस समय क्या हुआ, NBPGR ने ये निर्णय लिया कि देश की भी फसलों का हम क्या करेंगे, आनुवांशिक स्टॉक करेंगे, यानी कि उसके अंदर से आनुवांशिक पदार्थों को इकट्ठा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। अगर कोई बीमारी फैली तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, केमिकल का निर्माण करेंगे, ताकि उनके ऊपर छिड़क करके उन रोगों को नियंत्रित किया जा सके। अब एक समस्या और हुई, भारत में ऑस्ट्रेलिया से गन्नों को भारत में लाया जाता है, आप सब लोग जानते हो, क्योंकि गन्ने का जो उत्पादन होता है वो भारत में भी किया जाता है और चीनी का उद्योग भारत के अंदर सबसे ज्यादा है। तो गन्ने कहाँ से लाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। और एक समय की बात है जब सन 1956 में जब गन्नों को ऑस्ट्रेलिया से लाया गया तो उस समय गन्ने का जड़ ग्रंथिल रोग भारत में चला आया। उसमें होता क्या था कि गन्ने के पादप की जड़ों में गांठें बन जाती थी, जिससे पूरा का पूरा पौधा जमीन से आवश्यक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता और वो पौधा वहीं पर जल जाता और नष्ट हो जाता था, जिससे गन्ने की फसल क्या हो गई थी, तबाह हो गई थी। उस समय जो भारत की रिसर्च सेंटर्स थे उन्होंने क्या निर्णय लिया कि जब विदेशों से फसलें लाई जाएंगी तो उनका भी आनुवांशिक स्टॉक इकट्ठा किया जाएगा और उनको जांचा जाएगा। अगर किसी फसल में कोई रोगग्रस्त जीवाणु रह गया या फिर कोई वायरस उसके अंदर आ जाता है तो उनको वहीं पर पकड़ करके उनके लिए प्रतिरोधक जो एंटीबायोटिक्स थी उनका निर्माण किया जाता है। इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने क्या किया, बाहर से आने वाली किस्मों का भी आनुवांशिक स्टॉक रखना शुरू कर दिया। 2 तरह के रोग हमने पढ़ लिए, चावल का और गन्ने का, ये दोनों बाहर से आए थे। एक तो बंगाल में फैला और दूसरा जो था हमारी पहाड़ियों, जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहां पर गन्ने की फसलों को पूरी तरह से प्रभावित किया था। तो इन ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न हो, इसलिए भारत के अंदर आनुवांशिक स्टॉक की क्रियाएं शुरू की गई थी। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। बाकी जो टॉपिक है मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आप एक काम करो, जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं इन सब का एक क्विक नोट्स आप अपनी कॉपी के अंदर बना लो, ताकि आपको इन्हें याद करने में आसानी रहे। और अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रॉब्लम लिखा करो, ठीक है। जो भी दिक्कत होगी मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आप आज क्या करना है, देसी और विदेशी किस्मों तक इन चीजों को एक बार रिवाइज कर लो, ताकि चीजें आपके ध्यान में रहे। और बाकी के टॉपिक में आपको अगली वीडियो में लेकर के आने वाला